Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic revolution of the liberals. स्पेशली इस वीडियो में हम लोग लिबरल्स के रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट किए थे। तो लेट स्टार्ट दिस। बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पुअर का रिवोल्ट हो रहा था, पीजेंट्स का रिवोल्ट हो रहा था, साथ में वर्कर का भी रिवोल्ट हो रहा था। ये सब के सब जो है यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में 1848 तक में कंटिन्यू थे। इसके साथ एक और जो रेवोल्यूशन चल रहा था वो चल रहा था एजुकेटेड मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन। ये पढ़ा लिखा क्लास था, थोड़ा इनके पास जो है वेल्थ भी था, तो दे वर ऑल्सो एक्टिव। फेब्रुअरी इवेंट जो 1848 फ्रांस में हुआ था, इसके बाद जो है वहाँ का मोनार्क हटा दिया गया था। मोनार्की हटा करके वहाँ एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया था और यूनिवर्सल मेल सफ्रेज फ्रेंचाइज को जो है वहाँ प्रोक्लेम किया गया। मतलब वहाँ पर मोनार्की हटा करके यूनिवर्सल मेल सफ्रेज मतलब वुमेन को नहीं दिया गया था, सिर्फ मेल को वोटिंग राइट दे करके पूरा का पूरा रिपब्लिक क्रिएट किया गया। यूरोप के दूसरे पार्ट में जो स्टेट थे वो अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बने थे। एग्जाम्पल ले सकते हैं जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब के सब जो है इसमें से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं था। तो इन सारे स्टेट में मेन और वुमेन जो लिबरल मिडिल क्लास के थे सब लोग जो है कंबाइंड हो गए थे और कंबाइंड डिमांड उन्होंने रखा था कॉन्स्टिट्यूशन का। इन्हें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो कि नेशनल यूनिफिकेशन को प्रमोट कर सके। इसके बाद इन्होंने जो पॉपुलर अनरेस्ट चल रहा था जो उसका एडवांटेज उठा करके, मतलब सब लोग जो है चाहते थे चेंज, उसका एडवांटेज उठा करके इन्होंने दबाव डालना शुरू किया। इनका डिमांड था डिमांड ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे जो स्टेट बन सकता उसको इन्होंने डिमांड रखा। और कौन कौन से पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स थे? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी होना चाहिए। जर्मन रीजन में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन बन चुके थे जिसमें ज़्यादातर जो मेंबर थे वो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रोस्पेरियस आर्टिसंस थे। ये सब के सब सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में पहुंच गए और उन्होंने डिसाइड किया बोर्ड फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इन्होंने डिसाइड किया कि सभी जो मेन है, स्पेशली मेन, वुमेन एक्सक्लूडेड है, इनमें सबको जो है जर्मन नेशनल असेंबली के लिए राइट टू वोट होना चाहिए। 18 में 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये लोग फेस्टिव प्रोसेशन निकालते हैं और मार्च करते हुए ये लोग पहुंचते हैं चर्च ऑफ सेंट पॉल। वहां पर ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। मतलब इस लोकेशन पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सेशन किया जाता है चर्च ऑफ सेंट पॉल में। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है जर्मन नेशन के लिए जिसमें मोनार्की को पार्लियामेंट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। मतलब मोनार्की को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है पार्लियामेंट के लिए। मतलब अब वहाँ मोनार्की नहीं रहेगा, पार्लियामेंट ही चलेगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि इसका इंफॉर्मेशन इसको ऑफर किया जाता है वहाँ का जो क्राउन था फ्रेडरिक विल्हेम IV को, किंग ऑफ जो पर्सिया था उसको। लेकिन किंग ऑफ पर्सिया इस बात को मानने से मना करता। वो क्यों मानेगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों एक्सेप्ट करेगा? वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट पावर को अवेल करता था। तो उसने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और वो उसने मतलब विल्हेम IV ने ज्वाइन कर लिया दूसरे मोनार्क को और वो अब चाहता था कि जो इलेक्टेड असेंबली है उसको जो है अपोज किया जाए, उसको हटाया जाए। जब अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्ग है, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब एरिस्टोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग हो गया, मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्या हुआ कि जो सोशल बेसिस पर पार्लियामेंट बना था वो हट गया। अब क्या हुआ, उस पार्लियामेंट में ज़्यादातर केवल मिडिल क्लास के डोमिनेटेड लोग आ गए जो वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड को फुलफिल नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इनका जो मोटो था वो ज़्यादा बेनिफिट का मोटो था, तो वर्कर्स और आर्टिसन को ज़्यादा नहीं कुछ देना चाहते थे, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को जो है सपोर्ट घटने लगा। और जैसे इनका सपोर्ट घटा, इन द एंड लास्टली जो है किंग ने ट्रूप्स को बुलाया और पूरी की पूरी
असेंबली को, जो फ्रैंकफर्ट असेंबली वाली थी, उसको डिसबैंड कर दिया। मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था, पूरा इंसिडेंट फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन ये एक प्रयास हुआ लोगों के द्वारा कि हाँ कुछ किया जा सकता है। इधर जो वुमेन को राइट टू वोट देना था, ये लिबरल मूवमेंट में जो है एक कंट्रोवर्शियल इशू था। ज्यादातर लोग जो है वुमेन को नहीं देना चाहते थे राइट टू वोट। वुमेन ने वर्षों तक जो है लिबरल मूवमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। लास्टली वुमेन ने खुद अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए, नए न्यूज़पेपर्स निकाले, अपना खुद का न्यूज़पेपर निकाला और पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने लगे, डेमोस्ट्रेट करने लगे। और इसके बाद डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद जो है उन्हें कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया। यहाँ एक न्यू वर्ड्स है फेमिनिस्ट। ये क्या होता है? तो वुमेन राइट से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके सोशल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए जो है अवेयरनेस लाना, उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसमें वुमेन राइट को प्रमोट किया जाता है, दैट इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। दिस इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं वुमेन को जो है एज ए ऑब्जर्वर रखा गया है। नीचे जो है मीटिंग चल रही है सबकी, और जितनी वुमेन है उन सबको ऊपर रखा गया है, बस उनको देखने के लिए ऊपर रख दिया गया है। उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं इशू किए गए थे। असेंबली के इलेक्शन के समय में वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के में भी जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था चर्च ऑफ सेंट पॉल में, वुमेन को जो है केवल एज ऑब्जर्वर स्टैंड करने के लिए रखा गया था विजिटर में, गैलरी में। मतलब उनको जो है कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना था, बोलना नहीं था। थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1840। हालांकि आपने देखा कि कैसे कंजर्वेटिव लोगों ने जो है लिबरल मूवमेंट को टोटली सप्रेस्ड कर दिया। ये कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो कभी भी अपने पुराने ऑर्डर को कभी जनरेट नहीं कर पाए, पहले जैसा नहीं पहुंच पाया। मोनार्क को भी ये रियलाइज होने लगा कि जो साइकिल और रेवोल्यूशन है वो तभी खत्म किया जा सकता है जब कुछ न कुछ कॉन्सेशन दिया जाए, ग्रांट किया जाए। जो लिबरल और नेशनलिस्ट कुछ चाहते हैं उनको जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक ये समाप्त नहीं किया जा सकता। 1848 के बाद ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो था, चाहे वो सेंट्रल में यूरोप में हो चाहे ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने जो है चेंजेस बहुत सारे इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, जो कि ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में 1815 के बाद ही शुरू हो चुके थे। सर्फडम और जो बॉन्डेड लेबर का जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, हाब्सबर्ग डोमिनेशन में भी और रसिया में भी। हाब्सबर्ग रूलर्स ने ग्रांट किया और ज्यादा ऑटोनॉमी हंगेरियन को 1867 में। यहाँ एक नया वर्ड है आइडियोलॉजी। क्या होता है? तो ये सिस्टम ऑफ आइडिया है रिफ्लेक्टिंग ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट करते हैं या पर्टिकुलर चीज के बारे में लेकर के चलते हैं, तो वो जो सिस्टम ऑफ आइडिया होता है उसको आइडियोलॉजी बोला जाता है। हाउ वेयर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड, ये सोर्स सी है, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो है वुमेन के लिए लिबर्टी इक्वलिटी को डिफाइन किया गया था। एक लिबरल पॉलिटिशियन है कार्ल बेकर, इन्होंने ये इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के। इन्होंने क्या एक्सप्रेस किया था? इन्होंने एज यूजुअल कहा था, जो कि उस समय ज्यादातर लोग सोचा करते थे कि मेन और वुमेन दोनों को अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। मेन लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनको जो है प्रोटेक्टर बनाया गया है फैमिली का, और वो प्रोवाइडर भी है। पब्लिक टास्क उसके डोमेन में आता है, प्रोडक्शन उनके डोमेन में आता है, डिफेंस उनके डोमेन में आता है। वही वुमेन जो होती है वो वीकर सेक्शन होती है, वो डिपेंडेंट होती है, टिमिड होती है और उसको मैन के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। उसका काम है घर में काम करना, बच्चों की देखभाल करना, फैमिली को नरिश करना। ये इनके आइडियाज थे और इसीलिए जो है इक्वलिटी दोनों के बीच में कभी भी हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा किया जाता है तो पूरी की पूरी जो फैमिली की डिग्निटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं एक और है लुइस ओटो पेटर, इन्होंने कहा था, इन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और इन्होंने जो है एक वुमेन जर्नल निकाला था जिसमें फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन के सपोर्ट में ये काम कर रहे थे। इन्होंने अपना पहला जो न्यूज़पेपर निकाला था 21 अप्रैल 1849 को। इसमें इन्होंने क्या कहा था? लेट बी सी दैट।
इनका आर्गुमेंट ये था कि जो फाइटिंग हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है, लिबर्टी के लिए हो रहा है, फ्रीडम के लिए हो रहा है, और किस के लिए, इंटायर पीपुल के लिए हो रहा है, ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए हो रहा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़ किसके लिए रहे हैं, तो सबके लिए लड़ रहा है। जो आप सबके लिए लड़ रहे हैं तो क्या इसमें जो है ह्यूमनिटी जो है वो सिर्फ हाफ के लिए होगी या सबके लिए होगी? मतलब जो लड़ाई है वो केवल मेन के लिए नहीं हो रही है, वो लड़ाई सबके लिए हो रही है। इसलिए जो है फ्रीडम सबको मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट सबको मिलना चाहिए, और कभी भी लिबर्टी जो है वो डिवाइडेबल नहीं हो सकती है। टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाई द अनफ्री। उसी तरह से एक और न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था 25 जून 1850 को। इसमें लिखा हुआ था कि इट इज इंडीड रेडिकुलस एंड अनरीजनेबल, ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स डिनाई करना। क्यों? इसलिए क्योंकि वो काम करती हैं, फंक्शन करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं। मेन और वुमेन दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितना डिसग्रेस है कि एक स्टूपिड कैटल हर्डर जिसको कि कुछ भी नहीं आता है, उसको सिंपली राइट टू वोट मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी है। वही एक टैलेंटेड वुमेन जिसके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए राइट टू वोट नहीं दिया गया है क्योंकि वो एक वुमेन है। मतलब सबसे मूर्ख जो आदमी है उसको भी राइट टू वोट मिला है, लेकिन एक टैलेंटेड वुमेन है, सिर्फ वुमेन होने के कारण उसको राइट टू वोट नहीं मिला। मतलब इस तरह के आर्गुमेंट्स बहुत चल रहे थे, स्पेशली फेमिनिस्ट मूवमेंट के तहत, जिसमें वुमेन को जो है राइट टू वोट दिलाने की बहुत कोशिश की गई। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।